अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद। अब अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन 48 घंटों के अंदर ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो फैसले मुझे या आपको यकीनी तौर पर पसंद नहीं आएंगे और उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, या हो सकता है मुझे और आपको वो फैसले बहुत ज़्यादा पसंद आएँ लेकिन वो लोग जिनके बारे में ये फैसले लिए जा रहे होंगे उनको शायद ये फैसले पसंद ना आएँ। और इस हवाले से जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती चली जा रही है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर ज़रा आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो सियासी मंजरनामा है उसका जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस सियासी मंजरनामे में कुछ एक नया सा हड़बोंग मच रहा है, कुछ एक नए से ट्विस्ट आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तान से सियासी कुव्वतों की परवाज़ का सिलसिला है ये शुरू हो रहा है। और इस मरतबा ये जो एक नया पोलिटिकल हेड क्वार्टर बनने जा रहा है वो है मुत्तहिदा अरब अमारात का शहर दुबई। और दुबई के अंदर जो एक सियासी जमातों का और सियासी लीडरान का इकट्ठ है ये इस बात का पैगाम दे रहा है कि जनाब अब बहुत ही ज़्यादा जो है ना सख्त किस्म की शटल डिप्लोमेसी होगी। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था और उससे 6 रोज़ पहले भी आपको एक वीडियो में मैंने इसी हवाले से खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब अब लंदन से परवाज़ करने जा रहे हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज़ में बैठेंगे और उसके बाद वो उड़ेंगे। और उस वक्त मैंने 6 दिन पहले आपको बताया था कि वो पाकिस्तान आएंगे। कल वाली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ उड़ेंगे ज़रूर लेकिन वो पहुंचेंगे दुबई। अब इस हवाले से ये डेवलपमेंट हुई है कि जनाब दुबई के बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो जाएंगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो है वो हज करेंगे, कुर्बानी करेंगे और उसके बाद फिर वापस दुबई आएंगे और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। और उसके बाद दुबई को अपना सियासी दारुल हुकूमत डिक्लेयर करते हुए नवाज शरीफ साहब अपना पड़ाव जब तक ये जो उनकी वापसी का हतमी फैसला नहीं हो सकता नवाज शरीफ साहब अपना पड़ाव डालेंगे दुबई में ही। और इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डेवलप की है, क्योंकि कल लंदन के अंदर तकरीबन 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ 1-on-1। और इस मुलाकात में दोनों ने यकीनी तौर पर जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है उसके ऊपर इजहार ख्याल किया होगा। और ये जो फ्यूचर स्ट्रेटजी के अंदर निगरान सेटअप, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए जो रिक्वायर्ड जो माहौल है उसकी तैयारी के लिए जो इकदाम हैं वो किए जाना है। और उसके लिए जो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से करीब तरीन मुल्क के अंदर मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब अपने जो लोग हैं उनके साथ रब्ता भी कर सकें। और अगर किसी से उनको उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाना भी है तो जनाब 2 घंटे के अंदर, यानी सुबह बंदा यहाँ से जहाज़ में बैठे दुबई जाए और नवाज शरीफ साहब से मिल के शाम की फ़्लाइट से वापस लाहौर आ जाए तो इसमें किसी को कोई मुज़ायका भी नहीं होगा। और ये शटलिंग जो है वो शायद बहुत ज़्यादा आरामदेह हो सकती है। और शायद यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी आज अचानक जो है वो परवाज़ भर ली है लाहौर से दुबई के लिए। अब मरियम साहिबा का लाहौर से दुबई जाना भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वहाँ से नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं आज दुबई और फिर मरियम साहिबा यहाँ से नवाज शरीफ साहब के साथ चली जाएंगी सऊदी अरेबिया। वहाँ पर वो हज जो है वो फरीज़ा हज सर अंजाम देंगी और उसके बाद फिर जो अगली सियासी हिकमत अमली है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वो सियासी हिकमत अमली के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और ख़ास तौर पर निगरान सेटअप ये किस जगह पर खड़ा होगा। और फिर सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात में जब बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिक प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस में जाकर जो मुलाकात की है IMF की सरबराह से, तो ये चीज़ें अब किस तरफ जाएंगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि हुकूमत ने अब IMF के साथ साथ जो प्लान बी है उसको प्लान ए का दर्जा दे दिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरेबिया, चाइना और रशिया की मदद से पाकिस्तान को बहरान से बाहर निकालने का फ़ैसला किया है। अब इस मामले में नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है, मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब लोगों का ये मानना है, नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ साहब जो UAE की गवर्नमेंट है और जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है उससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई अहम ब्रेक थ्रू करा दे। और उसके लिए नवाज शरीफ साहब अपनी पर्सनल गारंटीज़ भी देने के लिए तैयार हैं। उनका ये मानना है कि जनाब अगर मुझे इस तरह की गारंटीज़ मिल जाएं और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए तो उसके नतीजे में मैं इक़्तिदार में आकर या मेरी जमात इक़्तिदार में आकर वो एजेंडा पाए तकमील तक पहुँचा सकती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं ये $100 बिलियन
डॉलर्स तक जा सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो ये दीवाने का ख्वाब लगता है कि जनाब आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इस वक्त तकरीबन 3.5 अरब डॉलर के हैं, और हम ये कहें कि जनाब 5 साल के बाद ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये 100 अरब डॉलर के हो जाएंगे। ये बज़ाहिर एक अहम ख्याल नज़र आता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें एक मजबूत अंदाज में आगे बढ़ भी रही हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ भी रही हैं, तो फिर इस बात के बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये बतदरीज ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर भी होंगे और पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस से बाहर भी निकल आएगा। लेकिन उसके लिए जो दरकार चीज़ें हैं उस पर अमल दरामद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए जो एक माहौल है वो कायम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अगले 48 घंटे क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है कि बजट पेश किए जाने के बावजूद भी जो अभी तक IMF के साथ जो डील है वो लॉक नहीं हो पाई। 8वां जायज़ा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक IMF ने 8वें जायज़े के अगेंस्ट जो पाकिस्तान को कर्ज की ट्रांश देनी थी वो अभी तक नहीं दी। इसी दौरान 9वां जायज़ा भी आ गया। 9वां जायज़ा भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 9th रिव्यू के लिए भी जो चीज़ें हैं वो IMF को दे दी गई। IMF ने उसको देख भी लिया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। इसके साथ साथ जो 8वें और 9वें जायज़े को कंबाइन करने के बाद जो अगली प्रपोजल्स बनी उसके ऊपर भी अभी तक डेडलॉक बरकरार है, और इवन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने की वजह से ये मामला अभी तक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड तक भी नहीं पहुंचा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी दौरान अमेरिका के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, मोदी साहब का जो दौरा हुआ अमेरिका का, उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो गुफ्तगू है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप गौर करें और अगर आप देखें तो ये जो कम्युनिके जारी हुआ था मोदी साहब का बाइडेन साहब के साथ जो मुलाकात का, वो तकरीबन कोई 35 नकात पर मबनी है, लेकिन हम उसमें से कोई एक नुक्ता पकड़ के जिसके अंदर पाकिस्तान को ये मुतालबा किया गया वो पठानकोट और मुंबई वाला, उसी को लेकर हम अपनी हुकूमत को रगड़ रहे हैं। जबकि बाकी अगर आप नकात देखें तो वो आपको एक बिल्कुल अलग स्टोरी सुना रहा है। वो आपके लिए सिनेरियोज को मुकम्मल तौर पर बदल रहा है, और वो ये बता रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो अमेरिका और भारत ये दोनों के दरमियान जो स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप है ये किस हद तक आगे बढ़ सकती है, किस हद तक ताकतवर हो सकती है, और वो कौन कौन से शोबे हैं जहां पर अमेरिका और भारत दोनों मिलकर एक स्ट्रेटजिकल अलायंस के ज़रिए इस खित्ते के अंदर एक नई ताकत की एक बुनियाद डालने जा रहे हैं। उन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर उन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर करना ज़रूरी है जिसके नतीजे में भारत को अमेरिका से इमदाद भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी, और उसके साथ साथ ये जो वॉरफेयर्स के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो भी अमेरिका भारत को देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस खित्ते में भारत अमेरिका के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 बन गया है, क्योंकि अब भारत को तैयार किया जा रहा है चीन के मुकाबले के लिए। और अगर चीन और भारत को एक दूसरे के साथ आकर मुकाबला करना पड़े तो वो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जिससे इस रीजन के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। अगर आप गौर करें तो इस खित्ते के अंदर सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर्स भी एक दूसरे के साथ मिलते थे कि ये बाहम गुत्थम गुत्था रहें और हम इस सारी सिचुएशन के अंदर अपने लिए कुछ ना कुछ फ़वायद हासिल कर सकें। और अमेरिका ने इस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा तवील अरसे तक इस्तेमाल किया। इसी दौरान अफगानिस्तान आ गया, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाता रहा रशिया के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर तालिबानाइजेशन, और फिर उसके बाद वो एक लंबी स्टोरी है जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। लेकिन अब चीन एक उभरती हुई ताकत और एक उभरती हुई एक इमर्जिंग सुपर पावर बन के सामने आ रहा है जो अमेरिका को किसी भी सूरत गवारा नहीं। और वहाँ पर भी एक ऐसी ही सिचुएशन बन रही है, दो इकोनॉमिक ताकतें, दो ऐसी ताकतें जहाँ पर 1-1 अरब से ज़ायद की आबादी है, और वो दोनों मुल्क जिनकी सरहदें भी आपस में मिलती हैं, वो दोनों मुल्क जिनके पास एटॉमिक वेपन्स भी हैं, वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े होंगे तो इसमें नुकसान किसका होगा? इस खित्ते का होगा। और ख़ासतौर पर वो तमाम इनिशिएटिव्स जो इस खित्ते को
प्रॉस्पर करने के लिए जा रहे हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान के लिए सीपैक, और उसके साथ साथ ये जो अभी नया ये जो बन रहा है हमारा रेलवे ट्रैक, वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इस खित्ते को तरक्की के एक बहुत आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी, और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। लिहाजा इस सारी सिचुएशन में ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि वो मुमकिन तौर पर इंडिया और चाइना रिफ्ट के दौरान किसी भी एक मुल्क का साथ देने का पोजीशन में ना हो। ऐसा ना हो कि चीन इंडिया को आंखें दिखा रहा हो, इंडिया चीन को आंखें दिखा रहा हो, और पीछे से पाकिस्तान आकर जो है वो इंडिया को किसी नई एक मुश्किल से दो चार कर दे। लिहाजा उसके लिए पाकिस्तान का कमज़ोर होना ज़रूरी है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ही जो मुख्तलिफ यहाँ पर काम किए गए और प्रोजेक्ट इमरान टाइप जो चीज़ें हैं वहाँ पर लॉन्च भी की गई, और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की उसको बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ किया गया। और आप इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि $1 अरब के लिए IMF के साथ प्रोग्राम के लिए अमेरिका पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है कि जनाब आप चीन का साथ छोड़ें, आप मेरे साथ आके खड़े हों, तभी आपकी कुछ बचत होगी। लेकिन इस वक्त की मुझे इस तरह लग रहा है कि शायद ये स्ट्रेटजी इस तरह की नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। दोनों ने अपने लिए कुछ नए रास्ते तलाश किए हैं, और इसी वजह से अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन अगले 48 घंटों में इस बात का फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम में जाना है, और अगर जाना है तो उसके लिए IMF की तरफ से जो मुतालबात किए गए हैं, जो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के मुतालबात किए गए हैं, जो अखराजात में कमी के मुतालबात किए गए हैं, और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके का मज़ीद अर्क निकालने के और दायदार लोगों के जो नए नए मनसूबे तलाश किए गए हैं, उन पर पाकिस्तान किस तरीके से अमल दरामद करता है। क्योंकि आ गई हैं गर्मियाँ, और इन गर्मियों के अंदर आपको मालूम है कि ये बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बिजली के लिए आपको बनाने के लिए ज़रूरत है फर्नेस ऑयल की। फर्नेस ऑयल पाकिस्तान सारे के सारा इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, और डॉलर पाकिस्तान के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास आने वाले महीनों के अंदर एनर्जी क्राइसिस डेवलप होगा। एनर्जी क्राइसिस के नतीजे में आपकी इकॉनमी और ज़्यादा श्रिंक होगी, यहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होंगी, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, लोग बेरोज़गार होंगे, और उसका नतीजा किस पे आएगा? वो तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। और ये एक बड़ा आसान सा स्ट्रेटजी है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है, और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर आपने इस सूरत हाल से अवॉइड करना है तब आपको IMF की शराइत मानना पड़ेंगी। और शायद यही वजह है कि IMF की शराइत के से हटकर जो नवाज शरीफ साहब हैं या दीगर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, दीगर जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो अपने तौर पर मुतहरक भी हुए हैं, और कुछ जो रिलीफ है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उसके अंदर नाकामी होती है तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इसहाक डार साहब का इस सारी सिचुएशन के ऊपर डिसीजन क्या होगा। क्योंकि इसहाक डार साहब ने बजट को समेटने की जो आखिरी स्पीच करनी थी वो उन्होंने कल करनी थी फ्राइडे को, और वो दिन गुजर गया। और उसका मतलब ये है कि IMF के साथ अभी तक डेडलॉक बरकरार है, और IMF अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिक्टेट करा रहे हैं। और इसके लिए अगर कोई मुआहदा दरमियान में हो जाता है, क्योंकि आज भी एक मीटिंग इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो जारी है, इसके अंदर अगर किसी चीज़ों पर इत्तफाक राय हो जाता है तो फिर बजट के अहदाफ को तब्दील किया जाएगा, और उसके बाद वज़ीर ख़जाना जो हैं वो मंडे को यानी 48 घंटे के बाद नेशनल असम्बली से बजट की स्पीच को, बजट की पर बहस को समेटेंगे और नई प्रपोजल और तरमीम वहाँ पर लॉन्च करेंगे, और उसके बाद फिर बजट की मंजूरी के अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर तब्दीलियाँ होंगी तो हम IMF के कैंप में जा रहे हैं, और अगर तब्दीलियाँ नहीं होंगी तो इसका मतलब यह है कि हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से, पाकिस्तान के खैर खा लोगों की तरफ से, खैर खा ममालिक की तरफ से जो इमदाद है, जो सपोर्ट है वो आने वाली है, और फिर उसके बाद आगे सत्ते खैरा होंगी। इसीलिए ये अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।